स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन्स देखा था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उस आई बटन पे क्लिक करें और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन्स जाकर पहले देखें, फिर इस लेक्चर को आएँ। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोरीन्स। मतलब हैलोरीन से हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और पढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोरीन्स। तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग रिएक्शन करा रहे थे हैलो एल्केन्स में, तो हम लोग हैलो एल्केन्स को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते थे। आई होप आप लोगों को याद होगा कि R के साथ X जुड़ा होता था, तो हम लोग क्या कराते थे, इसके साथ अलग अलग रिएक्शन करवाते थे सब्स्टिट्यूशन वाला, और यहाँ से इस X को हटा देते थे और उसके बदले कोई दूसरा ग्रुप आके जुड़ जाता था। आई होप आपको कुछ रिएक्शंस याद होंगे, जैसे RX प्लस हम लोग KOH यूज़ करते थे एक्वस। तो क्या होता था, यहाँ पे R के साथ क्या जुड़ जाता था, OH जुड़ जाता था। तो यहाँ पर क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता था। लेकिन होगा क्या कि यहाँ जो है आपके पास जो हैलोरीन्स है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। अब पॉसिबल क्यों नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो चलिए हम लोग वो रीजंस देखते हैं कि क्यों हैलोरीन्स के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। और अगर हम लोग को रिएक्शन कराना होता है तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है भाई कि हैलोरीन्स आर वेरी मच लेस रिएक्टिव देन हैलो एल्केन्स। हैलोरीन्स जो होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं हैलो एल्केन्स से, किसमें, तो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि मैंने लिख दिया है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके टुवर्ड्स हैलोरीन्स का जो रिएक्टिविटी होगी वो बहुत कम होगी। तो ये तो हुआ आपका पहला पॉइंट कि भाई ये तो हो गई बात कि ये कम होगी, लेकिन क्यों होगी, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो चलिए उस रीजंस को हम लोग देखते हैं कि करके पॉइंट वाइज कि कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है हैलोरीन्स में। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर हम लोग हैलोरीन्स के केस में देखें, किसी केस में देखें, हैलोरीन्स के केस में देखें, आइए मैं आपको कंपेरिजन करके दिखाता हूँ कि जैसे आपके पास कोई ऐसा हैलो एल्केन है जैसे CR और यहाँ लगा हुआ X, और एक हैलोरीन है जिसमें बेंजीन है और इस पर कौन जुड़ा हुआ होगा, X। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो क्या बोलेंगे आप फटाक से कि सर sp3 होगी। और अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछूं यहाँ पे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। अब आप बताइए कि यहाँ जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन दोनों के बीच में, और यहाँ जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, तो डिफरेंस ज़्यादा कहाँ होगा। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में बताइए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा करता है, sp, देन sp2, देन sp3। मतलब ये जो है ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा। और अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो पोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगी रिएक्शन की, ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ पर क्या है कि ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा इस X मतलब हैलोजन और यहाँ जो आपके पास कार्बन है, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो पोलैरिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जो रेट है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि इन हैलो एल्केन्स द हैलोजन बॉन्ड इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम। अभी देखा हम लोगों ने हैलोजन किससे जुड़ा हुआ था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड से, जबकि हैलोरीन्स के केस में किससे जुड़ा हुआ था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो पोलैरिटी भी क्या होगी, कम। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, बताइए आप लोग कोई सोच सकते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या होगा। तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर हम लोग क्या करें, बेंजीन को देखें हैलोरीन्स के केस में और उससे जो जुड़ा हैलोजन है उसको देखें, तो दोनों आपस में किस में जाएंगे, कॉन्जुगेशन में। आप अगर देखें ध्यान से कि ये आपका अगर बेंजीन है और इस बेंजीन से अगर कोई हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है X, तो इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो ये किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में।
बताइए, याद है ना आपको ये कॉन्जुगेशन, बहुत बार कराया है ये वाला कॉन्जुगेशन मैंने। तो जब आप कॉन्जुगेशन में जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड एक्स पे पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, और इस तरीके से कॉन्जुगेशन होता रहेगा। तो ये तो हम लोगों ने देख रखा है। तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि भाई अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको कि ये जो है ये हमेशा सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, कभी कभी डबल बॉन्ड ही बन रहा है। मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, अगर हम लोग इसका ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो क्या दिखेगा कि ये क्या है इस तरीके से, और यहाँ भी क्या आएगा डॉटेड लाइन, मतलब यहाँ क्या बनाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ये जो है ये कैसा है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, कैसा आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका टूटना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो बॉन्ड टूटना भी मुश्किल है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि लिविंग ग्रुप निकलेगा ही नहीं, तो रिएक्शन होगा क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये तोड़ना है तो इसके लिए आपको एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का वही है कि हैलोरिन्स के केस में जो तो लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, किसका इलेक्ट्रॉन, तो हैलोजन एटम का, वो डीलोकलाइज्ड होता है, मतलब रेजोनेंस में जाता है, किससे, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है, रेजोनेंस में चला जाता है। इस वजह से ये पॉसिबल नहीं होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़े तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पे, तो बताइए बेंजीन रिंग पे क्या है, आपके पास पाई बॉन्ड है, और आप अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना। तो जो अगर आपके पास पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और सोचिए कोई नेगेटिव चार्ज इधर अटैक करे, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है बेंजीन में, तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और अगर रिपेल करेगा तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब इसका रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था इसका थर्ड रीज़न कि ऐसा क्यों नहीं होता है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं रीज़न बेस्ड की, बताइए इनमें से कौन सा रीज़न सही है, कौन सा रीज़न गलत है, इस वजह से मैं सारे पॉइंट्स को डील कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें, जो लास्ट पॉइंट है इसका, कि भाई और क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसमें क्या होता है कि जो आयोनाइजेशन है हैलोरिन्स का, वो फिनाइल कैटायन का फॉर्मेशन कर देता है। फिनाइल कैटायन का मतलब जैसे अगर आप ब्रेक करेंगे बेंजीन में अगर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है एक्स, मान लेते हैं आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे कि बेंजीन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, और एक्स पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि बेंजीन पे अगर कोई भी चार्ज आता है, रिंग पे अगर कोई भी चार्ज आता है बेंजीन के, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। और अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो क्या ये बनना प्रेफर करेगा, बिल्कुल बनना प्रेफर नहीं करेगा। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी SN1 के थ्रू बहुत कम हो जाती है। होगी SN2 के थ्रू होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि वहाँ तो कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, लेकिन SN1 के थ्रू इसकी बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, फिनाइल कार्बोकेटायन बन रहा है, और फिनाइल कार्बोकेटायन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो लास्ट पॉइंट वही बता रहा है कि अगर हम लोग क्या कराते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन कराते हैं किसका, हैलोरिन्स का, तो क्या होता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल कैटायंस, जो कि स्टेबल विच इज नॉट स्टेबल। Therefore, halogenes cannot undergo nucleophilic substitution by SN1 mechanism। इसलिए क्या होता है, ये SN1 mechanism को फॉलो नहीं कर पाता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके कुछ रिएक्शन कि अगर आपको करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसी भी हैलोरिन्स में, तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 3 रिएक्शन, हालांकि ये पहला रिएक्शन आपके NCERT बुक में दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे रिएक्शन में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ जो टेम्परेचर है, देखिए 350 डिग्री C हाई टेम्परेचर है, और प्रेशर भी क्या है, हाई प्रेशर है। यहाँ भी क्या है, हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है। यहाँ भी क्या है, हीट है। मतलब अगर आपको रिएक्शन कराना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ अगर, तो क्या हुआ कि यहाँ से Cl हट गया, और उसके बदले में क्या हो गया, NaOH से ये ONa मतलब O नेगेटिव Na पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ गया, ये Cl निकल गया, और फिर बाद में क्या हुआ, इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो ये जो Na है ये हट गया, और उसके बदले कौन आकर जुड़ गया, H, तो क्या बन गया यहाँ OH। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये Cl हट गया और इसके बदले कौन आ गया, OH आ गया। लेकिन ये तो क्या है, बेंजीन है, तो इससे जोड़, अगर आपको बेंजीन से
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, मतलब बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है, रिप्लेस करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेना पड़ेगा। आई होप समझ रहे हैं आप। यहाँ पर अगर NH2 जोड़ना था तो भी आप देखिए क्या लिया गया है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। CN जोड़ना है तो क्या यूज़ किया गया है, हीट का यूज़ किया गया है, तो Cl हट गया और CN आ गया। तो ये जो पहला रिएक्शन है ये आपके NCERT में गिवन है, बाकी 2 गिवन नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना बस इतना सा चाह रहा हूँ कि अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है बेंजीन पे, हेलोरिन्स पे, तो उस केस में आपको टेम्परेचर और प्रेशर हाई लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली जनरली क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। दूसरा ये तरीका है, एक और तरीका होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने का, कि आप क्या करें, इस तरीके के रिएक्शंस को यूज़ करें कि अगर आपको क्लोरीन निकालना है, आपको क्या निकालना है, क्लोरीन निकालना है। जैसे ये क्लोरीन यहाँ से निकालना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, और उसमें क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है, एक्वस OH लिया हुआ है। तो देखिए टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, टेम्परेचर तो ज़्यादा लिया ही। अब देखिए यहाँ टेम्परेचर उससे थोड़ा कम है, और यहाँ सिर्फ वार्म कर रहे हैं, हल्का सा गर्म कर रहे हैं, रिएक्शन हो जा रहा है। ऐसा क्यों? तो इस ग्रुप की वजह से। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा कम टेम्परेचर में हो जाएगा। अगर पीछे देखेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर था जब कुछ नहीं लगा था, लेकिन अभी 170 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो जा रही है। सोचिए अगर दो ऐसे ग्रुप्स लग गए तो ये क्या करेगा, और रिंग की डेंसिटी को घटाएगा, तो क्या होगा, और रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो कम टेम्परेचर में ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। 3 लगा दिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऑर्थो पे, पैरा पे, सारे पोजीशन पे लगा दिए, तो क्या होगा, बस हल्का सा गर्म करो और रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये 3 विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, रिंग के इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को घटा रहे हैं, जिससे इस Cl का निकलना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे कि अगर आपको कभी दिखता है और फिर पूछे कि भाई इन तीनों रिएक्शन में, जैसे आपको दिया इस तरह के रिएक्शन में पूछ दिया, बताओ क्या इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, ये दे दिया आपको, पूछेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, तो क्या बोलेंगे, हाँ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप, और अगर हम लोग टेम्परेचर हाई लेते हैं तो रिएक्शन हो जाएगा। आपको इस तरीके से ग्रुप लगा दिया, 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, तो क्या बोलेंगे, टेम्परेचर करना भी ज़्यादा, बस क्या करना है, थोड़ा सा गर्म करना है, रिएक्शन फटाफट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। हो रहा है क्या, नॉर्मल है, आपको दिख रहा है क्या, वाटर, तो क्या हुआ, Cl हटेगा, OH आ जाएगा, OH आ जाएगा, Cl हटेगा, OH आ जाएगा। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला रिएक्शन था जो हम लोगों ने देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में पॉसिबल हम लोग कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर हाई कर दें या फिर कोई ऐसे ग्रुप्स लगा दें विड्रॉइंग वाले जो क्या करते हैं, उसको वहाँ से निकालने में आसानी कर देते हैं, हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की कम कर देते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा था क्लासेस में मैंने इसको पढ़ा रखा है, लेकिन वापस से मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये क्लियर नहीं हुआ है। तो जिनका हो गया है वो वापस से रिवाइज करेंगे और वो खुद आंसर करेंगे कि इसमें मैकेनिज्म क्या होगा और क्या नहीं होगा, पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था इसका एक रिएक्शन, जैसे इसमें हम लोग पढ़ने हैं हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फेडरल क्राफ्ट रिएक्शंस, जिसमें पहला रिएक्शन जो है वो क्या है, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने मैकेनिज्म के साथ बताया था, आई होप आपको याद होगा। देखिए कुछ ये रिएक्शन था, याद है, बताया था ना कि अगर आपके पास क्या है, हेलोजन है और क्या है, लीविस एसिड है। देखिए लीविस एसिड है ना, तो क्या होगा, ये ब्रोमीन क्या होगा, जाकर जुड़ जाएगा किस पे, बेंजीन रिंग पे। मैकेनिज्म आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप लास्ट लेक्चर में जाके देखें। बस क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पे एक्टिवेट करेगा, क्योंकि यहाँ से निकले मिलेगा क्या आपको, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो Br पॉजिटिव जाके कहाँ जुड़ना पसंद करेगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है, तो क्या होगा, वैंडरवाल जो काम करेगा यहाँ पर वो बहुत कम काम करेगा क्योंकि दूर है, बल्किनेस दूर है, जबकि यहाँ क्या है, पास पास है, तो रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा। तो ये कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट, और ये कैसा होगा, मेजर
प्रोडक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। ये लास्ट सेक्शन में भी मैंने बताया था, इसका मैकेनिज्म बता रखा है मैंने लास्ट लेक्चर में, तो जिनको नहीं पता है वो लास्ट लेक्चर जाकर देखें, उनको क्लियर हो जाएगा कि मैंने बताया था कि यहाँ से जो बनता है इलेक्ट्रोफाइल वो क्या जनरेट होगा, X+ मैंने बताया था। यहाँ Br2 है तो क्या जनरेट होगा, Br+, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। आई होप आपको याद होगा, जिनको याद नहीं है वो लेक्चर जाके पीछे का देख लें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा हम लोग का, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन भी मैंने बताया था डायजोटाइजेशन में, आपको अगर याद होगा मैंने एक रिएक्शन पढ़ाई थी डायजोटाइजेशन, तो वहाँ बताया था। चलिए वापस रिवाइज करते हैं। तो नाइट्रेशन कराने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, हम लोगों के पास रिएजेंट होना चाहिए HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। H+ का इन द प्रेजेंस ऑफ H+ का मतलब मीडियम शुड बी एसिडिक, ये खुद एक एसिड है तो यहाँ से भी H+ मिल जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ से जो हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो क्या मिलता है, NO2+। आई होप आपको याद होगा, डायजोनियम सॉल्ट बनाते समय यूज़ किया था ना, याद है, NaNO2+ HCl या फिर HNO3, पता नहीं याद है कि नहीं आप लोगों को, लेकिन मैंने बताया था। तो हम लोग को बनाना क्या है, NO2+, और वो फिर किस पे जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग पे कैसे जुड़ता है वो भी मैंने डिटेल में बता रखा है लास्ट लेक्चर में, तो आप जरूर जाके लास्ट लेक्चर देख लें। तो यहाँ पे क्या होगा, HNO3 का स्ट्रक्चर बनाया है हम लोगों ने, इस तरीके से बनाने का तरीका भी सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर में। अब क्या होगा कि यहाँ के आपके पास H+ और यहाँ के आपके पास लोन पेयर, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या बन जाएगा, HOH+। तो इस यहाँ से क्या निकलेगा, आसानी से पानी निकल जाएगा। बताया था ना, जब भी HOH पे प्लस आता है तो क्या करते हैं, आसानी से उसको पानी बना के निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये वाटर बन के ये पार्ट निकल जाएगा। तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला, दूर गए तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, NO2 पॉजिटिव, और साथ में कौन निकल गया, H2O। तो क्या बन गया, H2O + NO2 पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं वापस से बताता हूँ कि आपके पास क्या है, आपके पास था HNO3। तो HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहले सेंट्रल एटम, फिर डबल बॉन्ड O, टोपी पहनाते हैं, बताया था ना। अब कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने बचे, 1 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन। तो बताइए OH कितने बन सकते हैं, 1 OH बॉन्ड बन सकता है, और एक क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन। तो एक क्या बना देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, और अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें एक क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने क्या दिया यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्लस क्या देंगे, मीडियम कैसा है, एसिडिक। अब क्या है इसके पास, लोन पेयर, ये क्या करेगा, इसको डोनेट। जैसे ही डोनेट करेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O वैसा ही रहेगा, ये वैसा ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, OH, और इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। आई होप आप समझे होंगे क्या हो रहा है। फिर क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ के वाटर निकल जाएगा, ये वाला पार्ट, बोलिए। तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए NOO, मतलब क्या बच गया, NO2, और चूंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से गए तो इस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और प्लस साथ में क्या निकल गया, H2O, और ये क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल। और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब क्या करेंगे, इसको बेंजीन पे अटैक करेंगे। तो बेंजीन पे अटैक करेंगे तो क्या होगा, जाकर जुड़ जाएगा। तो बस क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जाके क्या हो गया, बेंजीन पे जाके जुड़ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से यहाँ तक का भी मैंने मैकेनिज्म बता रखा है कि ये प्रोसेस कैसे होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर जाकर ज़रूर देखें जिसने नहीं देखा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और नाइट्रोसोएशन सारे एक टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं, उनमें बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट का। तो जैसे ही सल्फोनेशन आता है तो आपको उसका रिएजेंट पता होना चाहिए। तो रिएजेंट क्या होगा, तो रिएजेंट जो होगा वो हो जाएगा आपका H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। कैसा हो जाएगा, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपको क्या याद रखना चाहिए कि सल्फोनेशन जैसे दिमाग में आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसमें जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मतलब H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर से, और कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, H+। तो H+ प्रेजेंस है तो रिएक्शन का नेचर बताइए, सेम टू सेम ऐसा ही होगा ना। पहले क्या बना लिया, स्ट्रक्चर। कैसे बनाते हैं, चलिए वापस से देखते हैं कि आपके पास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। तो आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम बनाएंगे सल्फर, फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर डबल बॉन्ड हो। अब कितने ऑक्सीजन बचे, 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने बचे, 2 हाइड्रोजन। तो बताइए OH कितने बना सकते हैं, 2 OH बॉन्ड बना सकते हैं। तो 2 OH बॉन्ड बना देंगे, एक OH, दूसरा OH बन गया।
अब क्या बचा, एक ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है, तो उसको फिर से डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बनाता है। अब क्या है, मीडियम कैसा है, एसिडिक, तो मीडियम कैसा है, एसिडिक, तो क्या है इसमें H+ है, तो देखिए फिर से सेम मैकेनिज्म है ना, एग्जैक्ट वही मैकेनिज्म जो हम लोगों ने नाइट्रेशन में देखा। अब ये क्या करेगा, फिर से इसको डोनेट, जैसे ही डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा OH, इस पर क्या आ जाएगा फिर से पॉजिटिव, और इधर क्या है OH, और इधर क्या है डबल बॉन्ड O। अब बताइए फिर से बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ से, इस सल्फर पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर गए, तो क्या बन जाएगा SO3H पॉजिटिव बन जाएगा, बोलिए, और प्लस क्या निकल गया H2O। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब यही इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पे, तो आपका क्या हो जाएगा सल्फोनेशन। मतलब अगर बेंजीन पे SO3H जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, सल्फोनेशन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बात यहाँ मैंने बताई है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ क्या हुआ, H+ है, ये इसके पास लोन पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा, क्या बन जाएगा OHH। अब यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा SO3H+। अब ये रिएक्शन जो होता है, ये सल्फोनेशन के साथ साथ हम लोग इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं, डी सल्फोनेशन। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डी सल्फोनेशन भी बोल सकते हैं। जब हम लोग क्या ले लें, बॉइल्ड H2O ले लेते हैं। जब बॉइल्ड H2O लेते हैं तो रिएक्शन कैसे होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। मीडियम, ये खुद एसिड है, अभी भी एक H है इसके पास, तो ये H रिलीज कर सकता है, तो बचेगा कि आपके पास H अगर निकलेगा तो क्या हो जाएगा कि SO पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव H जिससे निकला होगा। तो कुछ इस तरीके का सेटअप रहता है। तो ये इस पर जुड़ता है जैसे, तो क्या होता है, ये बनेगा, देखिए S सल्फर जुड़ गया, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब अगर ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, बोलिए, तो क्या हुआ, ये पार्ट जुड़ भी गया और निकल भी सकता है। मतलब रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। बैकवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, जब आपके पास क्या हो, बॉइल्ड वाटर हो। जब बॉइल्ड वाटर होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से वापस से पीछे जा सकता है, रिवर्स में जा सकता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सल्फोनेशन या फिर डीसल्फोनेशन रिएक्शन। लेकिन फ़र्क क्या है, अगर आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 दिया है तो रिएक्शन क्या होगा, SO3H जोड़ देना है आपको, और अगर बॉइल्ड H2O दिया है, H+ दिया है, तो वापस से रिएक्शन क्या होगा, ये SO3H रिलीज होके फिर से क्या हो जाएगा, बेंजीन रह जाएगा वैसा ही, और इधर SO3H प्लस बनकर वापस से निकल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होगा। क्लियर है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, तो वो क्या है, फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी मैंने 11th में GOC में पढ़ा रखी है। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है वो देख लें। तो फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देखने के लिए आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, और मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले तो रिएजेंट। तो रिएजेंट इसमें क्या होता है कि आपके पास अल्काइलेशन के लिए बेंजीन होना ज़रूरी है, और क्या होना ज़रूरी है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड मतलब हेलो अल्केन होना ज़रूरी है, RX होना ज़रूरी है, और जो भी X होगा यहाँ पर उससे रिलेटेड लिविस एसिड होना चाहिए। उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिविस एसिड होना चाहिए। तो क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जाके किस पे जुड़ जाता है, इस बेंजीन रिंग पे। अब ये R में चेंजेस भी हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं वो मैं बताऊंगा। और साथ में क्या निकलता है, HX निकल जाता है। मतलब आपके पास क्या है, आपके पास रिएजेंट होना चाहिए बेंजीन, उसके ऊपर बेंजीन के ऊपर कुछ भी लगा सकता है, कोई भी ग्रुप, और क्या होना चाहिए, हेलो अल्केन, और जैसा हेलोजन है वैसा लिविस एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। अब मैकेनिज्म पे आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लिविस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये LX3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना इसमें, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है। और हेलोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो क्या करेगा, इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जैसे ही x इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा तो बताइए x पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन Al को इलेक्ट्रॉन मिले तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। अब ये तो हाईली अनस्टेबल फॉर्म में आ गया, तो क्या करेगा, ये x जो है, ये वाला जो x है, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ के ले लेगा। तो जैसे ही बॉन्ड यहाँ से तोड़ के ले लेगा तो किससे इलेक्ट्रॉन दूर गए, R से, तो R पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और AlX और ये मिला के कितने x हो गए, 4, तो AlX4। लेकिन क्या ये नेगेटिव खत्म होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो चार्ज सिर्फ x से गया, इस वाले एल्यूमिनियम से थोड़ी गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, AlX4 नेगेटिव। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि क्या हुआ। वापस से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन
इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, वैकेंट डी इसके पास है, तो क्या होगा जैसे ही डोनेट करेगा तो एक्स पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, एल पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से बॉन्ड तोड़कर निकल जाएगा, तो आर पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बताइए क्या बन गया कार्बोकटायन। और मैंने क्या सिखाया है कि जब जब कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है तो क्या हम लोग चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं रीअरेंजमेंट। मतलब अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो पहले क्या करेंगे रीअरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि ये क्या बना है इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल अगर बना है तो इसको बेंजीन में डायरेक्ट ले जाकर नहीं जोड़ देंगे, अगर इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो पहले क्या करेंगे रीअरेंजमेंट, उसके बाद इसको ले जाकर कहाँ जोड़ देंगे बेंजीन पे, तो कहाँ जुड़ जाएगा देखिए बेंजीन पे जुड़ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और फिर क्या होगा कि जो H+ निकला है बेंजीन से वो इस AlX4 माइनस से रिएक्शन करके वापस से क्या दे देगा AlX3, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है, ये फिर से क्या करेगा X- रिलीज कर देगा, बाहर निकाल देगा X- को, क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक X- जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ क्या H+, तो H+ X- मिलकर क्या बना देंगे HX, और फिर से क्या बन जाएगा AlX3। मतलब ये किसकी तरह काम किया, एक तरह से ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है जो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगी फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। अभी बेंजीन पे कोई भी ग्रुप नहीं है क्योंकि ये मैंने नॉर्मल रिएक्शन दिखाया, हम लोग पढ़ के रहे हैं हेलोरिन्स, तो इस पर कौन सा ग्रुप हो सकता है बताइए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं, मत फ्लोरीन यही ना हो सकता है। तो अगर ऐसे ग्रुप्स लगे हैं तो क्या है वो हेलोजेंस, और हेलोजेंस कैसे होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बताया ना। तो कहाँ कहाँ ग्रुप जुड़ सकता है, मतलब ये R+ कहाँ जुड़ सकता है जाके अगर हेलोजेंस जुड़े रहेंगे बेंजीन में, तो या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए, इसमें प्रोडक्ट लिखा हुआ है लेकिन आप खुद से मैकेनिज्म के थ्रू बनाएंगे कॉपी पे, और मैकेनिज्म के थ्रू बनाकर अगर आपको डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लेंगे कि सर क्या मेरा मैकेनिज्म सही बना है या नहीं बना है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर फिर क्या है क्लोरीन पे लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट है तो ये इसको डोनेट कर देगा। तो क्या फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्लोरीन तो निकल जाएगा तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव। अब बताइए क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो पहले से स्टेबलाइज्ड है डबल बॉन्ड के थ्रू। तो ये क्या करेगा डायरेक्ट इसको किस पे जोड़ देंगे बेंजीन रिंग पे, ये दूसरे पे क्या होगा बेंजीन रिंग पे जो अटैक कर देगा इस पे जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। बताइए कहाँ से जुड़ रहा है CH2 से, देखिए कहाँ जुड़ा CH2 से। फिर क्या है सिंगल बॉन्ड CH, तो क्या है सिंगल बॉन्ड CH, फिर क्या है डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या है डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा। कैसे पता चला कि फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो सिंपल है, आपको क्या दिखा कि ये क्या है अल्काइल हैलाइड और ये क्या है लिविस एसिड और ये क्या है बेंजीन। तो क्या होगा कौन सा रिएक्शन है, तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे रिएक्शन का टाइप। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और वो आप खुद से भी ट्राई करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको मैकेनिज्म के साथ ट्राई करने हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। डायरेक्ट बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है बस कि अच्छा ये मतलब ये यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव का रीअरेंजमेंट होगा नहीं, तो इसको क्या कर दें डायरेक्ट बेंजीन पे ले आकर जोड़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए क्या हुआ होगा, सेम मैकेनिज्म क्या होगा, फिर से ये Cl निकल जाएगा तो चार्ज किस पे आएगा इस CH2 पे, और ये क्या होगा रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, इसको ले जाकर डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो कौन जुड़ेगा CH2, और CH2 से कौन जुड़ा है CH3, तो कौन जुड़ा CH2 से कौन जुड़ा हुआ है CH3। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम टाइप का रिएक्शन है, यहाँ से क्या निकलेगा Cl और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव का बताइए कोई भी पॉसिबिलिटी है चेंज करने की, नहीं, तो क्या होगा यहाँ से क्या हो जाएगा डायरेक्ट जुड़ जाएगा बेंजीन पे जाके। तो क्या हो जाएगा बेंजीन से कौन जुड़ेगा PH, नहीं, बेंजीन से कौन जुड़ेगा जिसपे पॉजिटिव है, पॉजिटिव किस पे आया CH2 पे, तो कौन जुड़ा CH2, और CH2 से कौन जुड़ा हुआ है PH, तो कौन जुड़ेगा PH। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेंजीन से कैसे CH2 जुड़ा और उससे कैसे PH जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या होगा, पहले यहाँ से क्या होगा ये Cl निकलेगा, फिर इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, बताइए, और फिर आप क्या करेंगे फटाक से इसको ले आकर इस पे जोड़ देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, चलिए उसको समझते हैं कि आपके पास क्या था क्लोरोपेंटेन था, इस तरीके से, सॉरी
इस तरीके से था आपके पास ये। और यहाँ से जब Cl निकलेगा मैकेनिज्म के थ्रू कि AlCl3 से रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या होगा कि ये लोन पेयर जो इसका होगा ये डोनेट करेगा, ये फटाफट यहाँ से तोड़ के निकल जाएगा, वही सब कहानी होगी जो पीछे बताया। तो क्या होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, बताइए इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब याद करें जरा, मैंने क्या सिखाया था कि अगर रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या कराते हैं हम लोग, याद है आप लोगों को, क्या कराते हैं, रिंग का एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है ना, तो यहाँ रिंग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो रिंग एक्सपैंड करेंगे तो तरीका याद है ना आप लोगों को, बताया था ना, नंबरिंग करके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। उसके बाद क्या बताया था, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, 2 और 3 टूटेगा और 1 और 3 फॉर्म करेगा। तो 2 और 3 क्या होगा, टूटेगा और 1 और 3 क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने क्लास में बताया था। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा और 6 मेंबर्ड रिंग पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको याद नहीं है वो जीओसी का कॉपी जाके देखें जहाँ पर मैंने रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था। तो आपका ये जाकर ये बना इलेक्ट्रोफाइल और ये जाके किस पे जुड़ेगा, बेंजीन रिंग पे। मतलब बेंजीन रिंग पे 5 मेंबर रिंग नहीं जुड़ेगा, जो कि आप यहाँ से डायरेक्ट अगर जोड़ देते हैं इसको हटाकर तो कितना मेंबर रिंग जोड़ते हैं आप, 5 मेंबर रिंग, लेकिन जुड़ेगा कितना मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाते समय आप ध्यान रखेंगे कि कहीं उसमें रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए लास्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, और वो लास्ट रिएक्शन क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जैसा अल्काइलेशन वैसा एसाइलेशन, फर्क क्या रहेगा कि उसमें अल्काइल ग्रुप था और इसमें एसाइल ग्रुप रहेगा। जी हाँ, एसाइल ग्रुप। रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है। आप अगर देखेंगे तो देखिए फिर से यहाँ क्या है, लेविस एसिड, यहाँ कौन सा ग्रुप है, एसाइल ग्रुप। क्लोरीन पे क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट। देखिए यहाँ वही हो रहा है ना, लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट। तो बताइए इस क्लोरीन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसा कुछ होगा ना कि RC डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या है Cl पे आ जाएगा पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड AlCl3, और इस पे कैसा आएगा बताइए, जी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो नेगेटिव आ गया। अब तो ये हाईली अनस्टेबल है तो क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड तोड़कर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और इस पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल। देखिए यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना। अब चूंकि ये क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है ना, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, ये इसको डोनेट करेगा। तो क्या हो रहा है, ये कार्बोकेटायन जो है ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबलाइज्ड है, तो इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। मतलब अगर आपको एसाइलेशन रिएक्शन दिखता है, और एसाइलेशन रिएक्शन पहचाना कैसे, इस ग्रुप से, सिर्फ R होता तो अल्काइलेशन होता, RC डबल बॉन्ड हो है तो एसाइलेशन होगा। अगर आप केस में एसाइलेशन करवा रहे हैं तो उस केस में आपको रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। मतलब आपको क्या करना है बस कि ये जो भी हेलोजन जुड़ा होगा इसको निकाल देंगे। चलिए बताते हैं वापस से, ये जो भी हेलोजन जुड़ा हुआ है इसको निकाल देंगे और ये ग्रुप ले जाकर जोड़ देंगे। और कहाँ से जुड़ेगा, तो क्लोरीन जिस कार्बन से निकल रहा है उसी से। तो कौन से कार्बन से क्लोरीन निकल रहा है, इस वाले से ना, तो जुड़ेगा भी कौन, यही कार्बन जुड़ेगा ना। तो कौन से कार्बन है, C डबल बॉन्ड O। तो देखिए यहाँ कौन जुड़ा, C डबल बॉन्ड O, और उससे कौन जुड़ा है, R। तो उससे कौन जोड़ दिया, R। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपका कार्बोकेटायन बन गया है, तो क्या होगा, अब इस कार्बोकेटायन को, सॉरी कार्बोकेटायन बोलना, इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा देंगे बेंजीन रिंग पे। तो देखिए क्या हो गया, इसका अटैक हो गया बेंजीन रिंग पे। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आके जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, कहाँ से जुड़ रहा है, कार्बन से। तो कहाँ से जुड़ा है, कार्बन से। कार्बन पे कौन लगा है, डबल बॉन्ड O। कौन जोड़ दिया, डबल बॉन्ड O। और कौन जुड़ा है कार्बन से, R। और कौन जोड़ दिया कार्बन से, R। और यहाँ पर था कौन, H। तो क्या बन के निकला, H+। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये था आपका फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये तो था बेंजीन पे कुछ नहीं लगा होता, अगर बेंजीन पे कुछ लग जाता है, मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेलोरिन्स, तो क्या लगाएंगे, हेलोजेंस। तो देखिए देखते हैं हेलोजेंस वाले रिएक्शन क्या होगा उसमें। तो मैंने पहले ही बोला है कि अगर हेलोजन लगेगा तो क्या करेंगे, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, क्योंकि हेलोजेंस जो होते हैं वो बेंजीन रिंग में क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं। ये बताया मैंने जीओसी में। देखिए यहाँ रिएक्शन आ गया। तो यहाँ देखिए आप हेलोजेंस आपको दिख रहे हैं,
ये देखिए क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्या है CH3Cl, क्या है बताइए कौन सा रिएक्शन होगा ये, फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन, यहाँ क्या है लिविस एसिड, बताइए बताइए फटाफट जी, फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है ये कैसा है, फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है। जबकि यहाँ क्या है देखिए R डबल बॉन्ड O लिविस एसिड, तो ये कैसा है फ्रैडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। क्लियर है। अब क्या होगा ये भाई, यहाँ से कौन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा CH3+, बोलिए निकलेगा, रिएजमेंट तो होगा नहीं, तो CH3+ जाके कहाँ जुड़ेगा, तो दो ऑप्शन है, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, ये है ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये कैसा है ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, तो देखिए कहाँ जाके जुड़ गया, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। फिर से यहाँ पर क्या है रिपल्सन ज़्यादा होगा, वैन डर वाल्स रिपल्सन, तो क्या होगा बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये माइनर बनेगा, जबकि ये कैसा बनेगा मेजर बनेगा। सेम यहाँ भी होगा, बताइए Cl निकलेगा, तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, ऐसा आ जाएगा ना C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या है CH3, तो यही क्या होगा जुड़ेगा जाके। फिर से कहाँ Cl क्या है ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो कहाँ जुड़ेंगे, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। फिर से मेजर कौन होगा पैरा वाला, ये कौन सा हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि हैलोजेंस के केस में क्या होता है। तो मुझे इतना समझाना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों को मैंने ये नहीं पढ़ाया था, कुछ बैचेस में मैंने ये नहीं पढ़ाया था, इस वजह से वापस से मैकेनिज्म डील की मैंने। तो आप खुद से मैकेनिज्म बनाए, एक बार बनाए, दो बार बनाए, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। और जिन्होंने पढ़ रखा उनको तो बड़ा मजा आया होगा कि अरे ये तो आसान है बहुत, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखी थी। तो आपको यहाँ क्या देखना था, ये था फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रैडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा इस चैप्टर को ख़त्म करने की, क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। रिएक्शन विथ मेटल्स बचे हैं, एंड देन हम लोग कुछ मिसलेनियस कंपाउंड्स बनेंगे। हालांकि मिसलेनियस कंपाउंड्स को इस बार 2021 के सिलेबस में 20-21 के सिलेबस में CBSE ने हटा दिया है, लेकिन हम लोग फिर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके JEE के सिलेबस से तो ये बिल्कुल नहीं हटा है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।